गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 19 अक्टूबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। ठीक है, तो इसलिए आपको सफलता और असफलता से घबराना नहीं है। कर्म करना आपका अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो आपको कर्म करते रहना है और सफलता और असफलता से घबराना नहीं है। आप जीवन में निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड ने किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया है? इसका जवाब हो जाएगा अबू धाबी, जो कि यूएई की राजधानी है। इसको जो है अभी सॉवरेन वेल्थ फंड ने दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया है। इसने बताया है कि इसकी पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, इसमें जो है उसने 6 शहर को शामिल किया है। इसमें से ओस्लो, उसके बाद जो है बीजिंग, सिंगापुर, रियाद, हांगकांग। ठीक है, ये 6 शहर इसमें कुल मिला जुला के शामिल किए हैं, जिसमें संपत्ति के आधार पर इसमें अमीरी के हिसाब से शहरों की घोषणा किया है सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने। ठीक है, तो अबू धाबी इसमें सिर्फ शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर है ओस्लो, उसके बाद है बीजिंग, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का पुस्तकालय होता है, जजों का जो पुस्तकालय होता है, उसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि पहले की जो न्याय की देवी की प्रतिमा थी उसमें काली पट्टी बंधी हुई थी, उस काली पट्टी को हटा दिया गया है। और पहले की न्याय की देवी की प्रतिमा के हाथ में ये तलवार थी, 2 धारी तलवार, जो कि नंगी तलवार थी। इसको हटा करके इनके हाथ में अब संशोधन करके संविधान की किताब दे दी गई है। इनका जो पहनावा था न्याय की देवी की प्रतिमा का, पहले वो यूरोपियन कल्चर का था, विदेशी कल्चर का था। अब जो है इसका जो पहनावा है वो शास्त्रीय पहनावा है, जो जिस प्रकार से अपने भारतीय संस्कृति में जो है रीति रिवाज है, साड़ी पहनाया करके उसमें दिखाया गया है। और ये मूर्ति पूर्ण रूप से ये सफ़ेद रंग की है और इसको जो है अभी स्थापित किया गया है। तो एक कहावत भी है कि कानून की आंखें नहीं होती हैं, कानून अंधा होता है। तो इसके उद्देश्य से जो है इसको इसकी आंखों से पट्टी हटा करके कि भैया अब आँख से देख करके न्याय किया जाएगा। लेकिन काली पट्टी का उद्देश्य था निष्पक्ष न्याय, मतलब न्याय देते समय किसी को हमको देखना नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तलवार जो था वो दंड का प्रतीक था, और जो ये 2 धारी तलवार थी, दोनों धारियों का मतलब था सबूत और गवाह दोनों का होना ज़रूरी है, तभी जाकर के न्याय किया जा सकता है। अब इसका लॉजिक चेंज कर दिया गया है कि अब हम तलवार से नहीं बल्कि संविधान के अनुसार जो है न्याय करेंगे, पट्टी से नहीं बल्कि आंखों से देख करके न्याय किया जाएगा। ठीक है, GY चंद्रचूड़ साहब 10 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं। अभी जो है 51वें न्यायाधीश की घोषणा भी कर दी गई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की घोषणा कर दी गई है। अभी कल वाली क्लास में आपको बताया गया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगले न्यायाधीश कौन बनेंगे, भारत के अगले CJI कौन बनेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर। धारा 370 हटने के बाद अभी यहाँ पर पहली बार चुनाव कराया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया है यहाँ का, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और सुरेंद्र चौधरी बने हैं उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, ये सभी
9,000 रन पूरा कर चुके हैं। विराट कोहली ने 197 पारियों में, जिसको कहा जा सकता है कि सबसे धीमी गति से रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया है। विराट कोहली सबसे धीमा 9,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्होंने 197 पारियों में बनाई थी। सुनील गावस्कर जो है 172 पारियों में, कुमार संकारा 172 पारियों में, स्टीव स्मिथ 174 पारियों में, राहुल द्रविड़ 176। तो भारत की तरफ से सबसे तेज़ 9,000 रन पूरा करने वाले हैं राहुल द्रविड़। उसके बाद है सचिन तेंदुलकर 179 पारी में, सुनील गावस्कर हैं 192 पारियों में, और विराट कोहली 197 पारियों में सबसे धीमी गति से विराट कोहली बनाए हैं। आइए देखते हैं अगला है, हाल ही में मेरा होचोंगवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। मुख्य रूप से पहाड़ी जनजातियों में शामिल ये त्यौहार होता है। मैतेई कैलेंडर में मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है, यह मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के सीएम है माणिक शाह। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। भारत में एकमात्र और दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, केबुल लामजाओ। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मदरसों में संस्कृत विषय को अनिवार्य रूप से लागू किया है? तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत विषय को मदरसे में पढ़ाए जाने के लिए मान्यता दे दी है और वहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है कि संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। उत्तराखंड की राजधानी है, गर्मी की राजधानी गैरसैंण, ठंडी की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अभी जोशीमठ का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया था। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर इसको प्रतिबंध लगा दिया है कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर के खेती के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। पक्षियों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले पक्षी गैलरी का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। संयुक्त सूर्य किरण का अभ्यास किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के आइडियाज के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? मॉरिशस। आइडियाज का मतलब इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इसके तहत भारत सरकार ऐसे देशों को ऋण देगी जो विकासशील हैं, जो कुछ विकास करना चाहते हैं, अपने लिए अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए पहला बार जो है लाभ उठाया है मॉरिशस सरकार ने, जिसने 487.6 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत किया है। अभी वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद को इस ऋण की पेशकश की है और मॉरिशस सरकार द्वारा एस जयशंकर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वहाँ के वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इस ऋण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। आइडियाज के तहत पहला ऋण मॉरिशस। चलिए जानते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस देखेंगे तो ये हिंद महासागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी होती है पोर्ट लुइस, इसकी मुद्रा है पोर्ट रुबले और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। अभी हाल ही में चागोस द्वीप चर्चे में रहा था, जिसको यूके ने मॉरिशस को लौटा दिया था। ठीक है, तो ये रही मॉरिशस की लोकेशन। इसको पढ़ा जाता है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। ठीक है, पढ़ा इसको अफ्रीका महाद्वीप में जाता है, लेकिन यह इंडियन ओशियन में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। अगला है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर ने। सिंगापुर में HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपनी पहली शाखा खोली है। इसकी स्थापना 1994 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं शशिधर जगदीशन और इसका उद्घाटन किया है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के प्रमुख राकेश सिंह ने सिंगापुर में। सिंगापुर की बात की जाए, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसकी मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर और इसके प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस बोंग। 4 दिन के वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश बना था सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट में शीर्ष पर है सिंगापुर का पासपोर्ट। आप बताएंगे हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का पासपोर्ट है वो किस स्थान पर है। ठीक है, बाकी
सिंगापुर के अलावा भी HDFC ने कई देशों में अपनी शाखा खोल चुका है, जैसे कि हांगकांग, दुबई और बहरीन, गुजरात में भी इसकी शाखा है। तो इसकी कई शाखाएं हैं, लेकिन सिंगापुर की ये पहली शाखा है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो भारत के पहले इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका नाम है पवन चित्रा, इसको याद रखेंगे आप लोग, पवन चित्रा नाम है इस वायु की प्योरिटी को मापने वाले मॉनिटर का। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से अपने राजनयिक संबंधों को परस्पर राजनयिक तनाव के कारण बुलाने का फैसला किया है? तो कनाडा। तो कनाडा से अपने राजनयिकों यानी राजदूतों को भारत बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कई सारे बयान भी आए हैं वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, तो जिसके कारण वहाँ पर राजनयिक संबंधों को अभी वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। कनाडा की बात करें, इसकी राजधानी है ओटावा, यहाँ की मुद्रा है कनेडियन डॉलर, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यानी राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर ओरछा शहर को शामिल किया जाएगा यूनेस्को की धरोहर में। अभी इसको मान्यता यहाँ पर देने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं आंद्रे ओजोले, जो कि एक महिला हैं। ठीक है, आंद्रे ओजोले इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है, इसके लिए अभी ई फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत की गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार ने जो पेंशन भोगी हैं और जो कर्मचारी हैं उसको महंगाई और भत्तों में 3% की बढ़ोतरी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो चाइना के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है भारत ने। अभी आपको पता है कि SCO की मीटिंग चल रही है, जो कि शासनाध्यक्ष परिषद की मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, जिसमें भारत की तरफ से यहाँ पर गए थे एस जयशंकर साहब। तो चाइना ने इस प्रोजेक्ट को फिर से यहाँ पर सामने रखा था, भारत ने इसको मना कर दिया। इसका जो मेन पर्पज़ है यह है कि सड़क के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा जाए, कि बंदरगाहों को जोड़ा जाए, सड़कों को जोड़ा जाए। इसका मेन ये देखिए, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सड़क के माध्यम से बीजिंग से होते हुए टर्की तक यहाँ पर रोड बनाने का और ये बंदरगाहों को जोड़ने का यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। 2013 में इसको चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, इनके द्वारा इसको वन बेल्ट वन रोड की स्कीम रखी गई थी, लेकिन भारत सरकार इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यह इधर से देखिए, इधर जो है भारत में POK से होते हुए ये पाकिस्तान तक जाता है और चाइना इससे व्यापार करता है, और भारत जो है POK को अपना मानता है। तो इसलिए भारत का कहना है कि पहले CPEC को बैन करिए, आप CPEC चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद करिए, तब हम जा कर के इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसलिए इसी बात से जो है भारत सहमत नहीं है और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही। आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अब आपको अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, हमारा भी मनोबल मोटिवेशन बढ़ता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, होमवर्क प्रश्न है। अभी बताइए, जातिगत सर्वेक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो आप क्रम से बताएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा बना है, और तीसरा पहले बताएंगे कि जाति सर्वेक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है। धन्यवाद।